जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और पीटी की तैयारी ठीक ठाक तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कृतिका का सेकंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आओ बेटा, मैं पाठ पढ़ाने से पहले इसकी समरी बताना चाहूँगी ताकि आपकी समझ में आए कि कमलेश्वर जी क्या बताना चाहते हैं। ये चैप्टर कमलेश्वर जी ने लिखा है, जैसा कि मैंने लेखक का नाम भी बताया। तो लेखक ने उस समय की भारतीय लोगों की मानसिकता का पर व्यंग किया है कि जो सरकारी ओहदे पर बैठे लोग होते हैं, जो समय पर तो नहीं बोलते, लेकिन अगर जब उनके ऊपर पड़ जाती है या किसी का प्रेशर बनता है तो वो धरती आसमान एक कर देते हैं और उस चीज़ को सही करने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे ही उन्होंने इस कहानी को वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि ब्रिटेन का, इंग्लैंड का शासन हमारे देश में 200 साल रहा, लेकिन जो हमारी लोगों की मानसिकता है 200 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी हमारी जो मानसिकता है गुलामी की है। आज भी हम उन ब्रिटेन के लोगों के सम्मान में अपनी आंखें बिछा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। रानी एलिजाबेथ ने इंडिया में आने का प्रोग्राम बनाया। जब वो भारत में आने को हुई तो उन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी की अपनी, खुद अपने वहाँ इंग्लैंड में भी वो अपनी उनका दर्जी भी परेशान हो गया कि रानी क्या पहनेगी समय के साथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ काफ़ी 200 साल उनका शासन रहा और ऐसे शासन करने वाले देश में वो नहीं चाहते कि उनकी जनता पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जब रानी आ रही थी तो जैसे ही पता पड़ा, भारतीय नेताओं को, अफसरों को पता चला, तो वो उनकी तीमरदानी में बड़े ज़ोर शोर से लगे। देखा कि उन्होंने, अब होता है कि सबसे पहले जब हम जाते हैं तो अपने लोगों को ही देखते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि यहाँ इंडिया में 200 साल उनका शासन रहा अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने अपनी भारत में अपनी मूर्तियाँ भी लगाई हुई थी। ऐसे ही जॉर्ज पंचम अपने पूर्वजों की मूर्ति देखने के लिए उन्हें लगा कि रानी एलिजाबेथ जैसी आएंगी तो वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति को देखने जरूर जाएंगी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर लगी हुई थी। देखा, अफसरों ने देखा तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो ठीक ठाक थी, लेकिन उस पर नाक नहीं लगी थी। किसी ने तोड़ दी होगी गुस्से में, तो वो मूर्ति पर नाक, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो रानी एलिजाबेथ को बुरा लगेगा कि उनकी पति की जो नाक है वो नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक मीटिंग बिठाई सारे अफसरों ने और मंत्रणा होने लगी कि ऐसा करते हैं कि क्या किया जाए। कि उन्होंने कहा, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति पर नाक लगाने का प्रबंध किया जाए। एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने उसे समझाया गया कि इस मूर्ति पर नाक लगनी है, ऐसी बिल्कुल जैसे पता ना चले। मूर्तिकार ने बड़े ध्यान से देखा। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम तो मैं फटाफट कर दूंगा, लेकिन इसका पत्थर, इस मूर्ति का जिस पहाड़ से आया है, क्योंकि ये जो मूर्ति जो नाक लगाई जाएगी मूर्ति पर तो सेम वैसी ही होनी चाहिए, इसलिए मैं उसी पहाड़ का पत्थर लाना चाहता हूँ। उसे पूरा पैसा मिला और उसे जाने की इजाज़त मिली। वो इंडिया के हर पहाड़ पर गया, लेकिन उसे कहीं भी उस मूर्ति से मिलता जुलता पत्थर नहीं मिला। लौटकर वो वापस आया नई दिल्ली में जब आया तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप इसका प्रबंध क्यों नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं है, मैंने सारे पहाड़ों पर देखा, लेकिन मुझे ऐसा मूर्ति का पत्थर नहीं मिला। अब ऐसा करिए, मैं ऐसा करता हूँ कि हमारी कोई बात नहीं है, हमारे नेताओं की, स्वतंत्रता सेनानियों की भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। फिलहाल रानी एलिजाबेथ आ रही हैं तो उनके लोगों की नाक इस पर लगा दी जाए जॉर्ज पंचम की। इसके बाद वो नाक उसको हटाकर
दोबारा हम उन्हीं मूर्तियों पर लगा देंगे। सबको बात जच गई। उन्होंने कहा इससे कोई हर्ज नहीं है। यानी उन्होंने दिखाया कि मतलब हमारे लोगों की मानसिकता कैसी है कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत भी उनके सामने नहीं है। वो दूसरे विदेशी जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया उनके लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। वो मूर्तिकार को अब तुरंत आदेश दिया गया कि जाओ और जो भी जिस मूर्ति की भी नाक सही लगे और वो उस पर लगाओ। वो बंगाल गया, पंजाब गया, हिंदुस्तान के हर कोने पर गया। उसने सारी मूर्तियों की नाक को नापा, लेकिन उससे नाक सबकी बड़ी निकली। यानी बड़ी नाक भी जो जगह बनी होती है वहीं पर नाक लगेगी, यानी उसकी नाक कहीं पर नहीं लगी। लौटकर फिर दिल्ली आया, फिर मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर कोई किसी भी मूर्ति की नाक फिट नहीं बैठी। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, अगर नाक नहीं हुई तो रानी एलिजाबेथ नाराज़ हो जाएंगी, और वो नाराज़ हो जाएंगी कि देश का सम्मान भी चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा ऐसा करते हैं। उन्होंने मूर्तिकार ने कहा कि अगर आपको गुस्ताखी माफ़ हो और आपको अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस मूर्ति को किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दे, क्योंकि वो भी पत्थर से जैसा शक्ल मिल जाएगी। अब लोगों में सन्नाटा छा गया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी नाक को बड़ी सहजता से दे देगा। इसलिए सारे अखबारों में भी इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं छपी। जो रोज़ाना न्यूज़ छप रही थी, यहाँ तक कि उनके बावर्चियों की भी वर्णन हो रहा था, वहाँ की रानी के महल के खाने पीने सबका वर्णन जो अखबार हिंदुस्तान में कर रहे थे। लेकिन लास्ट दिन जब नाक लग गई तो उन्होंने सिर्फ इतना छापा कि जॉर्ज पंजब की मूर्ति पर नाक लग गई, लेकिन जो ऐसी नाक लगी जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी लेखक कहना चाहता है कि जो हमारे समाचार मीडिया हमारी स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन हमारी मीडिया भी सरकार के अकॉर्डिंग चलती है, सरकार के हिसाब से ही अपनी बातों को रखती है जनता के सामने। अगर वो चाहती तो वो सच्चाई बयान करती, लेकिन वो उसने सच्चाई के प्रतिकूल बात को रखकर केवल ऐसी बात को उन्होंने धीमे से केवल इतना कहा कि ऐसी मूर्ति की नाक लगाई गई जो बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। तो आइए बेटा, अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारी हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही उस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यानी रानी एलिजाबेथ, जिसका काफ़ी टाइम तक हमारे हिंदुस्तान में शासन रहा था, तो जब रानी के आने का समाचार मिला तो उनका दर्जी भी परेशान था, क्योंकि वो रानी केवल हिंदुस्तान नहीं आ रही थी, पाकिस्तान भी जाती, नेपाल भी जाती, और वहाँ की संस्कृति और वहाँ के मौसम और वातावरण के अनुसार ही वो ड्रेस पहनना चाहती थी। इसलिए उनका दर्जी उनकी ड्रेस बनाने के लिए भी परेशान था। और चूँकि पहले जब उनकी शांति रानी एलिजाबेथ की तो पूरी फौज साथ चलती थी, लेकिन अब वो जमाने चले गए थे हमारे देश में, क्योंकि अब उनका शासन नहीं था। तो इसलिए फ़ोटो खींचने वाले यानी फोटोग्राफर की फौज उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई। इंग्लैंड के अखबारों की कतरानें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पढ़ने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी
बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गुर्ज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी रानी के आगमन पर बड़ी जोर शोर से दिल्ली में, हिंदुस्तान में तैयारियां चल रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उनकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली से ने अपनी तरफ देखा और बेखास्ता मुंह से निकल गया, वह आई हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हों। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी की नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों से नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। यानी दिल्ली को कहने का तात्पर्य यह है, दिल्ली हमारी राजधानी है। जैसे ही रानी एलिजाबेथ के आने का समाचार मिला, पूरी दिल्ली को बिल्कुल काया पलट हो गई। सारी सड़कें बना दी और सारे पेड़ पौधे सब कुछ लगा दिए, लाइटें लग गई थी और दिल्ली को नई दुल्हन की तरह चमचमा दिया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा और सड़कें जवान हो गई। यानी सड़कें जवान हो गई, यानी सड़कों की मरम्मत कर दी गई। जो टूटी फूटी सड़कें थी उन्हें दोबारा से ठीक कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेशा थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, जो इंडिया गेट पर लगी हुई थी, उस पर मूर्ति पर नाक नहीं थी। इस नाक की बड़ी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे हुए थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों में पन्ने रख दिए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल पड़ रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में एक हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी इस नाक की जॉर्ज पंचम की चंदा जमा किया गया। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। यानी इन लोगों में आपस में इस तरह की बातचीत हुई कि नाक को रखा जाए या जो जॉर्ज पंचम की हट गई है उस पर दोबारा लगाई जाए। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक पर पहुंच जाए। हिंदुस्तान की जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में एक हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न आई। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई शुरू हो गई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं
तो हमारी भी नाक नहीं रह गई। यानी देश के नेताओं में मीटिंग हुई और बैठाया गया, अगर नाक नहीं लगाई गई जॉर्ज पंचम की नाक पर तो समझो हमारी भी नाक कट गई। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग के खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वे फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार ये तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी मूर्तिकार को एक बुलाया गया और मूर्तिकार से ये बात रखी गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर आपको नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी है। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। उसने कहा मूर्तिकार ने कि ये सारा इंतजाम हो जाएगा, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि इस मूर्ति के लिए पत्थर आप लोग कहाँ से लाए। लेकिन आगे क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता, फाइलें सब जमा कर जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक ही नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ और एक किलर को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम हो चुकी। यानी तब वहाँ पर उन्होंने कहा कैसे पता चले, तो उन्होंने एक क्लर्क को बुलाया। क्लर्क से कहा कि आप पता लगाओ कि इस फाइलों में तो होगा कि इसका पत्थर कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा फाइलें सब जगह कर गई। यानी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला उसको, क्लर्क को, कि वो ये बता सके कि मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाए गए। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। यानी छोटी छोटी जो बातें थी वो भी अखबारों में छप रही थी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन तक वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर पर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। उसने कहा सारे पत्थरों पर गया, पहाड़ों पर गया, लेकिन उस मूर्तिकार को उस मूर्ति से मिलता जुलता कोई पत्थर नहीं मिला। अंत में उसने कहा कि ये तो ऐसा लगता है ये इसका जो पत्थर मंगाया है कहीं विदेश से मंगाया गया। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपको, आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यानी उसने व्यंग करा कि हम विदेशियों की हर चीज़ अपना लेते हैं, तो हमारे यहाँ पत्थर क्यों नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो पत्थर है मूर्ति का वो विदेश से लाया गया है। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में
अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें, तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के साथ खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर दौरे पर निकल पड़ा। यानी जो सभापति था, उन्होंने जब उसने ये प्रस्ताव रखा कि ऐसा है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों या किसी की भी मूर्ति से नाक लाकर इस मूर्ति पर लगा दी जाए, तो सभापति ने इस पर पहले तो चुप हुआ, और लेकिन फिर उन्होंने समर्थन में कहा कि ठीक है, लेकिन होशियारी से लेकर आना। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कामसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोल ली, नापी और गुजरात की ओर भागा। यानी पहले वो बम्बई की तरफ गया, और फिर उसने गुजरात की तरफ गया, और फिर वहाँ गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई और मूर्तियों की परखा, और बंगाल की ओर चला। इसके बाद वो बंगाल चला गया। वहाँ पर उन्हें रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मनोहर राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्य मूर्ति को भी देखा, और मैसूर, केरल आदि प्रदेशों का भी दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। यानी वो सारे में पूरे हिंदुस्तान की में घूमता घूमता लौटकर वो वापस दोबारा से दिल्ली आई। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बताते यानी धैर्य बनाते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। यानी उन्होंने देखा कि वो मूर्तियों की नाक तो बड़ी है, शायद किसी बच्चे की नाक ही फिट हो जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट भी मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की लाट ना लगवाई तो रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे का लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में पौधा, और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी मूर्तिकार ने एक और उन्होंने प्रस्ताव रखा, ऐसा करो 40 करोड़ भारतीयों में से किसी व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मूर्तिकार ने कहा कि जिंदा आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मूर्ति की पर नाक है वो काम मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं बड़ी सफाई से इस काम को कर दूँगा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी।
यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने के दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताया हाल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छपी थी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगा दी गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगी। यानी एक दिन उसने क्या करा, जो जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी, और अखबारों में भी ये बात छपी गई कि ऐसी नाक लगाई गई है जो बिल्कुल जिंदा व्यक्ति जैसी लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी, किसी ने ऐसा फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। पता तो नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुध के लिए। ये नहीं कारण समझ में आया जनता को कि ऐसा क्या कारण बना कि अखबारों ने भी सब कुछ नहीं छापा, बल्कि केवल एक ये छापा कि ऐसी मूर्ति पर नाक लगाई गई है जो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल सही जिंदा व्यक्तियों जैसी नाक है। तो बच्चों, जैसा कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और उसमें यही बताया है कि हमारे यहाँ की जो मीडिया है वो कैसी खबरें जो सरकार के हिसाब से काम करती है, जबकि उसको हम मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, उसे जनता को सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन वो सच्चाई ना बता के सरकार के हिसाब से काम करती है। पहली तो ये। दूसरी ये है कि हमारे जो कुर्सी पर बैठे लोग होते हैं वो पहले तो कुर्सी को बचाने का प्रयास करते हैं और वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। उन्होंने पहला क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। यानी चिंता और जो डर दिखाया है, यानी वो उनकी चापलूसी वाली मानसिकता और चाटुकारिता करने वाली मानसिकता को दर्शाती है। यानी पहले तो वो लोग क्या करते हैं, अपना काम सही नहीं करते, और लेकिन जब दूसरों का प्रेशर बढ़ता है तो अपनी कुर्सी बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का कारण यही था, रानी की एलिजाबेथ की दर्जी कि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि रानी कि उस देश में भारत में जाएंगी तो भारत वाला कपड़े पहनेंगी, नेपाल जाएंगी तो नेपाल, पाकिस्तान जाएंगी तो वो किस तरह के कपड़े बनाए, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से कपड़े बनाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नई दिल्ली की तरह काया पलट हो गई। यानी नई दिल्ली जो पुरानी थी, सड़कें टूटी थी, बिल्डिंगें टूटी फूटी नजर आ रही थी, वाइट वॉश नहीं हो रही थी, पार्क में सफाई नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं लगे थे, वो सारे कुछ लग गए रानी एलिजाबेथ के आने में। यानी उसकी काया पलट गई, यानी पूरी नई दिल्ली को एक नई दुल्हन की तरह सजा दिया। आगे है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारी जो न्यूज़पेपर हैं, हमारे समाचार पत्र हैं, उनमें क्या होता है, बड़ी बड़ी चर्चित हस्तियों के
पहनावे, खाने पीने, शौक मौज, इनके बारे में छापते हैं, जबकि ये वास्तविकता से परे होते हैं। उन्हें जबकि जनता को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए, ना कि उन्हें सच्चाई को बताना चाहिए, ना कि लोगों की जो चर्चित हस्तियों के पहनावे के बारे में बताया जाए। अगला क्वेश्चन है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? यानी इस तरह की पत्रकारिता जनता और युवा लोगों पर बहुत प्रभाव डालती है। युवा लोग वैसे ही अपने पसंदीदा लोगों के पहनावे को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के अनुसार खाते हैं, उन्हीं जैसा पहनने का प्रयास करते हैं, जो उनके चरित्र के लिए उचित नहीं है और उनके मार्गदर्शन में रुकावट डालने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? यानी जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने पहला प्रयास क्या करा था कि वो पहाड़ों पर गया, उससे मिलता जुलता पत्थर ढूंढने गया। दूसरा, वो सारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों के मूर्तियों से उनकी नाक लाने के लिए गया। तीसरा, उसने प्रयास करा कि सन 1942 के बच्चों की नाक लगाने के लिए गया मूर्ति पर। इसके अलावा उसने क्या करा कि जब वो मूर्तिकार में क्या करा उसने कि इसके अलावा उसने जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी। ऐसा आएगा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को कट कर दो, ये नहीं करना है। 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस प्रकार उभर कर आई है, लिखी। यानी कि नाक के लिए सब लोग पूरा प्रयास करते हैं। नाक के कारण मूर्तिकार सारे लोगों में हलचल हो जाती है और हमारी जो नाक है, यानी हमारे भारतीयों का जो सम्मान है, यहाँ तक कि बच्चों का सम्मान भी विदेशी साम्राज्य से ज़्यादा है। वो भी उनकी नाक भी उनसे बड़ी मिली, वो भी उनकी जो जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक फिट नहीं बैठी। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? यानी ये बताना चाहता है भारतीय नेता और भारतीय बच्चों की का जो सम्मान है वो जॉर्ज पंचम से कहीं जाता है। यानी नाक किसका है? सम्मान का द्योतक है, और उनकी नाक बड़ी होने का मतलब है उनका सम्मान जॉर्ज पंचम से ज़्यादा है, इसलिए उनकी नाक बड़ी। अगला क्वेश्चन है, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक में केवल इतना छापा कि ऐसी नाक लगाई गई है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कि वो बिल्कुल असली जैसी लग रही है। उन्होंने ये नहीं कहाँ से आई, कैसे लगी, इस बात को ना छापकर उन्होंने केवल इतनी बात को कहा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना? यानी दिल्ली में पूरी दिल्ली को नई दुल्हन की तरह चमका दिया, पेड़ पौधे लगाए गए, वाइट वॉश किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के मन में एक दहशत थी, एक परेशानी थी कि मूर्ति पर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है, जो उनके अंदर की खुशी को ख़त्म कर रही है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले अखबार के दिन अखबार चुप क्यों थे? वो इसीलिए थे, वो ये सब नहीं बताना चाहते थे अखबार कि किसी भी व्यक्ति, अगर जनता को ये बात पता लग जाती कि किसी व्यक्ति की नाक काटकर व्यक्ति की नाक काटकर लगाई गई है तो जनता में विद्रोह फैल जाता है। इसलिए अखबार सरकार के हिसाब से उन्होंने काम किया और उन्होंने इस खबर को बहुत ही संक्षिप्त सा छापकर उस बात को ख़त्म कर दिया है। तो बच्चों, आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर ठीक से समझ में आएंगे। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF भेजूंगी और आपको साथ के साथ प्रश्न उत्तर को याद भी करने हैं।
क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में करना आपके लिए मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू ही आएंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे बोर्ड में, तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ याद करें। ओके बेटा, जय हिंद बच्चों।